तो इसी मंच पर मौजूद थे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह और उन्होंने जेपी आंदोलन के एक स्लोगन के साथ इस पूरे मंच को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सिंहासन छोड़ो जनता आती है। क्या यही मूल मंत्र, क्या यही नारा अब टीम अन्ना का भी होगा? क्या टीम अन्ना भी मानती है कि जनता की इस लड़ाई को लेकर वो आगे बढ़ रही है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टीम अन्ना के अहम सदस्य शाजिया इल्मी, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल मौजूद हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्वामी अग्निवेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने विरोध के स्वर बहुत पहले ही टीम अन्ना के खिलाफ सामने रख दिए थे, और मयंक गांधी जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि टीम अन्ना के सदस्य हैं। मुंबई में काफी अच्छा कार्यभार उन्होंने संभाला था, ऐसा टीम अन्ना का लगातार मानना रहा है। शाहजहा, इस पूरी बातचीत की शुरुआत हम आपसे करते हैं। 10 दिन पहले जब इस अनशन को शुरू किया गया था, क्या उस वक्त आप लोगों के दिलों में यही जज्बा था कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, या शायद इससे अलग आप सिर्फ लोकपाल के लिए आंदोलन कर रहे थे? जी, अगर जन लोकपाल हमें लाना ही है तो हमें लग रहा है कि 3 अनशन के बावजूद, व्यापक जन समर्थन के बावजूद, संसद के संकल्प के बावजूद लोकपाल कहीं दूर दराज से नजर हमें नहीं आ रहा है। किसी की भी मंशा नहीं थी, और आज इस बात को अरविंद भाई ने साफ साफ कह भी दिया है कि अगर सरकार अभी भी 1.5 साल बाकी है, अगर अभी भी सरकार लोकपाल ले आए और राइट टू रिजेक्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तौर पर ले आए अभी भी, तो हम वापस ले लेंगे अपने इस आइडिया को। तो हमारा ये मंशा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब हमें लग रहा है कि संसद की जो हम देख रहे हैं लोगों को कि जो तक नियम के कानों में रेंगी है, तो जो लड़ाई सड़क की है उसे संसद तक ले आना पड़ेगा। ये आंदोलन जो सड़क पर है, जिसकी आवाज नहीं पहुंच रही संसद तक, वहां पे भी वही प्रेशर। तो आप यानी कि संसद में जाकर आवाज बुलंद करने की पूरी तैयारी में? मयंक जी, आप भी टीम अन्ना के सदस्य हैं, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, बहुत सारे लोग यह मान रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं, जो कहने में पहले जरा डरते थे, कि कहीं ना कहीं एक फेस सेविंग डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। देखिए, हम बदलाव चाहते हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं, और बदलाव और परिवर्तन के लिए हमने जो मार्ग अपनाया था वो आंदोलन का था। लेकिन सरकार जब इतना बड़ा आंदोलन, पूरे शायद विश्व में ये कहते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था, इतने बड़े आंदोलन को भी नहीं सुनता है, तो इतना अगर उनके पास ऑर्गन्स है, तो हमारे पास कोई पर्याय नहीं था कि हम सिस्टम के अंदर जाके, क्योंकि बदलाव तो हम चाहते हैं, बदलाव के बिना हम रुकेंगे नहीं जी। तो इसके लिए अगर हमें अंदर भी जाना पड़े, हमें अपने पैर भी गंदे करने पड़े, कीचड़ में भी जाना पड़े सफर करने, तो हम जाएंगे देश के लिए जो करना। यानी आप कह रहे हैं कि राजनीति वो कीचड़ है जिस कीचड़ में अब आप पैर डालकर अपने ऊपर छींटों के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, अगर वही तैयार है तो वही उसके लिए हम तैयार है। चलिए, स्वामी अग्निवेश जी, इस टीम के साथ आप सक्रिय भूमिका में पिछले साल दिखाई दे रहे थे, और उसके बाद आपके बीच में और टीम अन्ना के बीच में मनमुटाव और आप अलग हुए। आज टीम अन्ना ने जो फैसला लिया है उससे बहुत मुखर तरीके से विरोध आप जतला रहे हैं। आप क्या कहते हैं, क्यों यह विरोध है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि किस मुद्दे पर अनशन रखा गया, ठीक है ना। यदि पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के लिए जंतर मंतर पे कोई कन्वेंशन बुलाई गई होती, कोई जलसा जुलूस होता, तो मैं समझ सकता था कि भाई उसके विचार चिंतन में से बात निकली। लेकिन आपने अनशन रखा किसी एक खास मुद्दे पर, और अनशन को करते हुए शुरुआत में ही ये कहा हम बलिदान के लिए तैयार हैं। चरम जो एक उपसर्ग होता है, जान देने के लिए तैयार हैं। महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह तक की दुहाई दी गई जी। लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर क्या चीज हो गया कि आपके अनशन का उद्देश्य पूरा हुआ और आपने क्यों तोड़ दिया? ये सबसे बड़ा प्रश्न है मेरे सामने। अनशन एक ऐसा हथियार होता है जो सबसे बड़ा पवित्रतम हथियार है जी। उसमें आप आत्मा के बल से अपने एक ईश्वर के प्रति एक जो संकल्प होता है आपका, उसको साक्षी मान करके आप भीड़ बल को नहीं देखते, मीडिया बल को नहीं देखते, आप आत्म बल को देखते हैं, और आप अपने आप को समाप्त करने का एक संकल्प लेकर के बैठते हैं। बिल्कुल, आपने जो उद्देश्य 10 दिन के अंदर अंदर यदि आपको लगा कि अब हमारी जान निकलने वाली है जी उल्टी, तो आपको लगता है कि जान बचाने होने लगी या कुछ भी होने लगा, जान बचाने के लिए आराम से हॉस्पिटल में इलाज करा लेते। बिल्कुल सर, हम आपके पास जरूर आएंगे इस चर्चा में। अभी मैं कहना चाहता हूँ इस चर्चा में सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी शामिल करना चाहेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी का तरीका है। बिल्कुल सुब्रमण्यम स्वामी जी,
आरोप है, इसका जवाब हम टीम अन्ना से लेंगे ही। अभी स्वामी अग्निवेश जी ने काफी गंभीर आरोप लगाए, उसका जवाब हम जरूर लेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या ये फेस सेविंग डिवाइस था, क्या ये पहले से सोची समझी रणनीति थी, क्या इस आंदोलन का अंजाम यही होना था? अब ये मैं तो नहीं कह सकता उनके दिमाग के अंदर क्या था, बट ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जिन लोग बड़े आस्था के साथ जंतर मंतर गए, वो उसमें से कई ऐसे लोग मुझे मिले कि उनको लगा कि ये पलटी मार दी, ये धोखा हुआ है और आगे भी धोखा हो नहीं सकता, इसका इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यदि कांग्रेस से एक जन लोकपाल बिल जैसे बिल लाए जी तो हम सब वापस ले लेंगे। अब कौन सा बिल उनके लिए अनुकूल होगा, उनका पसंद का होगा, हम कौन है बताने वाले? वो कहेंगे कल सर्टिफिकेट दे देंगे कि जो बिल लाए हैं ये जन लोकपाल बिल ही है जी, तो फिर हम मान देंगे। तो ये सवाल ये है कि राजनीतिक दल बनाना था तो इसके लिए ये जंतर मंतर की नाटक की आवश्यकता नहीं थी। बहुत अहम सवाल आपने उठाया है, जाहिर सी बात है शाजिया और मैं दोनों इसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन आपसे थोड़ा सा इंतजार चाहेंगे। जगदम्बिका पाल जी, आप बताएं, क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था कि वाकई में इस बार अन्ना के आंदोलन में उतना दम नहीं है और इसीलिए आप लोग पहले से ही चुप्पी साधे बैठे थे, कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं थी, मान मनोबल की बात नहीं थी, या आप लोगों को लगा कि ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए? नहीं, देखिए एक बड़ा स्पष्ट सा दिख रहा था कि अन्ना जी ने बुनियादी तौर से इस आंदोलन की शुरुआत कहां से की। मतलब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल से एक आंदोलन शुरू हुआ, आपको जंतर मंतर और रामलीला मैदान का याद होगा, और वो उस आंदोलन का एक दबाव बना, ऐसा नहीं, पूरी पार्लियामेंट ने उसका संज्ञान लिया और जो एक्सचेंज ऑफ द हाउस बना, उनकी चिट्ठी का जवाब खुद प्रधानमंत्री ने दिया, पूरी पार्लियामेंट ने उनको एक्नॉलेज किया, सैल्यूट किया, और उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी में रखा सिविल सोसाइटी के नाम पे। ये भी हिस्ट्री में पहली बार हुआ और लोकसभा से पारित भी हुआ, राज्यसभा में वो बिल गया जी, आज सेलेक्ट कमेटी के सामने है। तो अगर उसमें कुछ और सशक्त करना चाहते थे तो शायद ये अन्ना टीम जा सकती थी उस सेलेक्ट कमेटी के सामने। वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, कोई सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि अभी तक सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं आई। और दूसरी तरफ आज जंतर मंतर पर लोकपाल बिल तो चला गया नेपथ्य में, लोकपाल बिल तो एजेंडे में था ही नहीं, एजेंडे से तो इनका भटकाव हो चुका है। इन्होंने एक शुरू कर दिया कि 15 मिनिस्टर्स की जांच हो, एसआईटी। तो अब ये साफ नजर आ रहा था कि जब एक मकसद था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जीवन बलिदान कर देंगे। अन्ना जी कहते थे हमारा पुनर्जन्म हुआ है, बॉर्डर पे हमारे साथी मार दिए गए थे उस लड़ाई में फौज की, और उसके बाद हमको जो जिंदगी है समाज जनता के लिए है। तो बात में बिल्कुल आखिर समझता हूं कि उस एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह से लड़ रहे थे, पूरा देश खड़ा था। लेकिन अगर आज इस आंदोलन की परिणति यही होनी थी कि बीच मझधार में छोड़ के चले गए, 2 साल बाद अगर राजनीतिक पार्टी बनाए, कोई गारंटी नहीं कि कांग्रेस सत्ता में आए, कोई गारंटी नहीं भारतीय जनता पार्टी। हम आपकी बात समझ गए, आप भी कांग्रेस पार्टी में मान रही है कि आम जनता को कहीं ना कहीं मझधार में छोड़ने की कोशिश है। शाजिया, कई इल्जाम आपकी टीम पर। जी, सबसे पहले मैं स्वामी अग्निवेश की बात का जवाब देना चाहूंगी कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो बलिदान के लिए तैयार हैं, और वो तैयार थे और लगातार रहे हैं, लगातार भूखे प्यासे हो रहे हैं, हमने देखा है। अगर वो चाहे भी अग्निवेश जी, लेकिन तब भी हम नहीं चाहेंगे अपने साथियों को खोना, ना ही देश चाहेगा अपने इस तरह के वीर नौजवान को खोना। तो सॉरी स्वामी जी, लेकिन आपके लिए हम उनको बलिदान नहीं कर सकते, अरविंद केजरीवाल जी को, और ना ही मनीष को या फिर अन्ना को या फिर गोपाल भाई को। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे पार्टी इस काबिल नहीं मांगा था बलिदान। मुझे जवाब देने दीजिए। हजारों लोगों की आवाजें आई हैं और बहुत ही एमिनेंट सिटीजन की अपील आई है हमारे पास कि सरकार नहीं सुनेगी। हम भी जानते थे जब एसआईटी प्रोब की बात हम लेकर आ रहे थे, हम एक्सपोज कर रहे थे, हम बताना चाह रहे थे जन लोग। शाजिया, माफ कीजिएगा, मैं जरा बीच में आपको रोकना चाहूंगा। बलिदान की बात, शाजिया माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। शाजिया, बिल्कुल आपने जो कहा, सिर्फ उस पहली लाइन पर बलिदान की मांग किसी ने नहीं की थी। ये एक स्वतः आंदोलन था जब अरविंद केजरीवाल सहित तमाम लोग वहां बैठे थे। ये बातें मंच से उन्होंने कही थी कि या करो या मरो वाली स्थिति है। जाहिर सी बात इसे वापस लेने के लिए ठोस वजह होनी चाहिए। वो वजह क्या है बताइए। अजय जी, अजय
मैं बता रही हूँ आपको ना, आपने मुझे रोक दिया बीच में, आपने वही सवाल पूछा और इतने टाइम में मैं जवाब दे सकती थी आपकी बात का, तो आपने अपना ही टाइम वेस्ट किया। लगातार जब अन्ना हजारे अनशन पे बैठे हुए थे और अरविंद, गोपाल और मनीष भाई 10 दिन से भूखे बैठे हुए थे, लगातार हमारे पास अपील आई है कि कुछ नहीं होने वाला है। हम भी जानते थे जब SIT की प्रोब कर रहे थे कि कुछ भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन इस तरह से दुनिया को दिख तो गया कि यही वजह है। इसीलिए CBI इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहती है, नहीं कर सकती है सरकार, और इसीलिए जन लोकपाल बिल नहीं आ रहा है। हमने ये एक्सपोज किया, लेकिन लगातार हम देख रहे थे कि किसी की भी तरह से कोई भी पार्टी ना तो सामने आई, ना ही मेन रूलिंग पार्टी सामने आई है। और इसीलिए बहुत से लोगों की मांगों के तहत और जो अपील की गई है बड़े सिटीजन के तहत, क्या विकल्प दीजिए, अनशन की राजनीति व्यापक जन समर्थन से कुछ नहीं होने वाला है। फिर मैं आपको बीच में रोकूंगा, मैं आपको बीच में फिर रोकूंगा। जाहिर सी बात है, क्या आप चाहते थे कि सरकार आप अनशन कर बैठे और दूसरे दिन सरकार आपके पैर चूमने लगे? नहीं, हम चाहते थे सरकार कम से कम अगर कह रही है कि वो दागी नहीं है, तो अगर इतने सीरियस इल्जाम हैं तो प्रूफ करे और SIT प्रूफ के लिए हामी भरे। अगर प्रूफ लेकिन अगर आपको छुपाना है, मैं ये कहता हूँ, तो डर किस बात का है भाई? डर किस बात का है? चर्चा में कुछ कहना चाहते हैं जी? उसमें मैं ये कहता हूँ कि दूसरे कोई पार्टी आई नहीं उनके सहयोग में, ये तो आवश्यक है, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो पार्टी सब पार्टी की बुराई करते रहे और कहते रहे कि किसी पॉलिटिशियन को मंच में आने नहीं देंगे, किसी को मिलने नहीं देंगे, किसी को शामिल होने नहीं देंगे। RSS ने जो उनका मदद किया उनको भी बुरा कर दिया, तो सब छोड़कर चले गए। जयप्रकाश नारायण तो इन सबको साथ लिया था, ये तो उल्टा कर रहे हैं, तो सबको भगा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अकेला पड़ेगा। और हुआ क्या? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी निकले उस आंदोलन से। अभी उन्हीं लोगों को देखिए जो सहयोगी थे JP मूवमेंट के, देखिए उनका क्या हाल हुआ है। जगवंत कापाल जी, कांग्रेस या BJP, इस तरह की तमाम पार्टियों में ऐसे लोग जो कि असंतुष्ट हैं, जिन्हें अपने नेतृत्व पर उतना भरोसा नहीं है, जिनकी आवाज दबती या दबाई जाती है, वो लोग तमन्ना के साथ जा सकते हैं, ऐसा खुद अरविंद केजरीवाल का आह्वान है। आपको लगता है आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग जा सकते हैं? नहीं, तो फिर तो अरविंद केजरीवाल अपनी बात को खुद कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए साफ सुथरे लोगों को 3 लाख गांव में जाकर के चुनेंगे और हम अच्छी ऐसा नेतृत्व देंगे जिसको जनता के बीच से जनता के द्वारा लाया जाएगा। और दूसरी तरफ वो भाजपा और कांग्रेस जिसको कहते थे कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है, अगर उसी के असंतुष्ट नेताओं को लेकर के जमात खड़ी करना चाहते हैं तो ये कौन सा नया राजनीतिक विकल्प देंगे? और इसका कारण ये नहीं है, आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो ये आंदोलन की परिणति अचानक एक राजनीतिक विकल्प के रूप में इसलिए हुई कि 9 तारीख से बाबा रामदेव जी आंदोलन जो शुरू कर रहे थे उसमें वो राजनीतिक पार्टी की घोषणा करने वाले थे। इसीलिए आपने देखा कल से बाबा रामदेव खुद सकते में है कि जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी वो बनाने जा रहे थे, अन्ना टीम की जो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा थी, उनको लगा ये साजिया इस बात से इत्तेफाक करे न करे। लेकिन मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि इतने जल्दी में राजनीतिक विकल्प और पॉलिटिकल पार्टी अचानक जो दैविक जी अभी आए बाहर से विदेश से, उनको आश्चर्य हुआ कि ये आंदोलन ऐसे खत्म हो गया और आंदोलन की कोई बड़ी गंभीर बात आप कह रहे हैं सरकार, आप एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है और बहुत गंभीर बातें आप कह रहे हैं, इसका जवाब शाजिया देना चाहती है। बहुत मुस्कुरा रही है शाजिया, आपके पास हम आते हैं, बस जरा स्वामी अग्निवेश जी से एक छोटी प्रतिक्रिया इस पर ले लें। अग्निवेश जी। नहीं, मैं भी जगदम्बिका पाल जी ने जो बात कही है, मैं बहुत दिनों से सुन रहा था। स्वामी रामदेव जी 9 अगस्त से शुरू हुई अपनी अनशन की बात और उसके माध्यम से रामलीला मैदान में वो एक कुछ बड़ी घोषणा जी, जिसका अभिप्राय था एक राजनीतिक विकल्प की बात वो करने जा रहे थे, उसको हाईजैक करके पहले प्रीएम्प्ट कर दिया हमारे टीम अन्ना के लोगों ने, क्योंकि इनको कोई रास्ता निकल नहीं रहा, स्केप रूट जैसे कहें, फेस सेटिंग कुछ मिल नहीं रहा था। इन्होंने उठा के सोचा कि चलो क्या करें, अब बड़े बेआबरू होकर तेरे पूछे जाने के, तो ऐसे ही कर लो भैया, थोड़ा सा ये तो एक स्वामी की जुबान से जालिब के शेर वाकई में बहुत कहे जाते हैं भाषण दे करके। शाजिया और मयंक, आप दोनों से हम चाहेंगे कि होने की कोई जरूरत नहीं है। अग्निवेश जी, हम लोग को बेआबरू होने की
कोई आप कोशिश न करें कि किसी तरह से हमें भी आबरू करें, और कोई फेस सेविंग नहीं है इसमें। कोई फेस ऐसा नहीं कि हमने ऐसा काम नहीं किया कि हमें फेस छुपाना पड़े, जैसे कि और लोगों को करना पड़ता है, भागा भागे करना पड़ता है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ सवाल ये है कि क्या स्वामी रामदेव को आप लोगों ने प्रियेम्प्ट करने की कोशिश की है? जवाब नहीं दूंगी, नहीं, इतनी छोटी बात का मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि कांग्रेस और बीजेपी के आगे जहां और भी है, और जितनी भी मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, जिस तरह से उन्होंने डेमोक्रेसी को हाईजैक कर दिया है अपने फायदे के लिए, हम वो नहीं होने देंगे। चलिए, मयंक जी को भी शामिल करते हैं। मयंक जी, आपकी राय क्या है इस पर? क्या आपको लगता है कि स्वामी रामदेव के अनाउंसमेंट से, जो कि 9 अगस्त को शायद वो कर सकते थे, जिसका आरोप अभी जगदम्बिका पाल और स्वामी अग्निवेश जी भी लगा रहे हैं और कई हलकों में इस पर चर्चा हो रही है, क्या ये आप लोगों के ऊपर एक अल्टीमेटम के तौर पर था क्या? मुझे लग रहा है ये डिवाइड एंड रूल की थियोरी छोड़ दीजिए। ये स्वामी रामदेव, अन्ना जी, हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे में एक दूसरे का साथ देते हैं जी। आप इसको हमें डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, शायद आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। यानी अगर आप पॉलिसी है तो मुझे लगता है कि कोई किसी भी पत्रकार की मंशा नहीं होगी। मयंक जी, नहीं, हम स्वामी अग्निवेश जी को और जगदम्बिका पाल को कह रहे हैं जी कि ये कोशिश न करें डिवाइड एंड रूल की, बेसिकली समझने की ये कोशिश करें कि आंदोलन जो हम बाहर से चला रहे थे वो सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए अब ये आंदोलन अब अंदर जाके चलाएंगे। और आज वो गूगल बजाया है कि हम अंदर जाके ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरे देश की संस्कृति बदल जाएगी। मयंक जी, बस एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, आपके इस राजनीतिक विकल्प में क्या स्वामी रामदेव आपके साथ होंगे? क्योंकि आप लोगों की अक्सर चर्चा होती रहती है, आप लोग अगर एक हैं तो फिर इसमें तो एक साथ शामिल होना चाहिए। तो ये तो देखना, आप हम स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी बना रहे हैं वगैरह वगैरह। पहले 9 तारीख को उनको अगर कोई ऐसी घोषणा करनी है करने दीजिए, उसके बाद उसको हम स्टडी करेंगे क्या है और हमारा फिर साथ में। बाकी वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध और ब्लैक मनी के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं उसमें हमने उनका साथ दिया है। उनके अपने खुद एजेंडाज हैं, वो सब चीज में हम शायद अग्री नहीं करें, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे में जरूर हम स्वामी रामदेव का हमने साथ दिया है। शाहजिया, एक इस सवाल का छोटा सा जवाब दे दें, इस राजनीतिक विकल्प के मसले। शाहजिया, ऐसा लगता है कि फिलहाल अभी हमारे साथ नहीं है, उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपको लगता है ये राजनीतिक विकल्प क्या फैसला लेने से पहले टीम अन्ना ने क्या स्वामी रामदेव से बातचीत की होगी? क्योंकि जैसा कि अभी मयंक जी कह रहे हैं, इन दोनों के बीच में मतभेद न पैदा किया जाए। देखिए, जहां तक स्वामी रामदेव हैं, उनके साथ और उनकी जो भारत स्वाभिमान ग्रुप है, उनका और हमारी जो एक्शन कमेटी अगेंस्ट करप्शन इंडिया है, दोनों का एक साथ मीटिंग हुई थी फरवरी में, एक आम सभा हुई थी। और उनके रामदेव के साथ मेरी तो लगातार बातचीत चलती है। अभी 2 दिन पहले भी हुई थी और परसों वो दिल्ली आएंगे तो फिर भी बात करेंगे जी। रामदेव जी पार्टी बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, उन्होंने मुझसे नहीं कहा, लेकिन वो जरूर दुखी थे इस बात से कि ऐसे ऐलान हो गई, इसीलिए उन्होंने सार्वजनिक कह दिया कि मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है जी। यदि इनका कोई मेल होता तो कहते स्वागत करता हूं जी, या मैं अन्ना से मिलकर इसको आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने ऐसा कोई टिप्पणी नहीं दी, उल्टा जो टिप्पणी है उसमें कटुता की एक आवाज आई है। तो मयंक जी, एक छोटा सा जवाब, स्वामी रामदेव की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव संकेत नहीं आए हैं, कम से कम कल से तो नहीं ही आए हैं, इसे आप कैसे रीड करना चाहेंगे? नहीं, स्वामी रामदेव जी का अपना विचार है। 9 तारीख को वो अपना आंदोलन शुरू करेंगे जी, और वहां पे जो डिक्लेयर करेंगे साथ में हम बैठेंगे और किस तरह साथ में काम कर सकते हैं इसको जरूर से हम सोचेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अन्ना हजारे और उनके तमाम सदस्यों ने, जो टीम अन्ना ने जो मिलकर जिस तरीके से इस पूरे मसले को आगे रखा है, ये उनके लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जगदम्बिका जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, अन्ना हजारे ने कहा है कि वो इस मुहिम में खुद एक राजनीतिक दल के तौर पर सामने नहीं आएंगे, राजनीतिक दल की सरपरस्ती नहीं करेंगे, वो बाहर से देखेंगे कि वो दल कैसे चलता है। क्या आप एक तरह से यहां देख रहे हैं ठीक वैसा ही माहौल जो जेपी आंदोलन के समय था, जिस वक्त जेपी आंदोलन से बाहर थे लेकिन पूरे आंदोलन को कहीं न कहीं देख रहे थे, उसकी निगरानी करने की कोशिश कर रहे थे? क्या अन्ना हजारे आज जेपी के जूतों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं,
देखिए, जेपी के आंदोलन में और अन्ना जी के आंदोलन में बुनियादी फर्क है। देखिए, जेपी आंदोलन ने एक गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जितने विरोध पक्ष की पार्टियां थी और स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सारे लोगों को लेकर के पूरे देश में परिवर्तन का, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और एक आंदोलन चलाया। आज आप एक बात देखें कि अन्ना जी की टीम का दायरा बस केवल अन्ना की टीम के 4-5 लोगों तक है। बात करते हैं बढ़ाने की लोग कि आज स्वामी अग्निहोत्री अलग हो चुके, आज इससे संतोष हेगड़े जी, जस्टिस संतोष हेगड़े ने इससे ना इत्तेफाक किया है, वो समीम कायमी ये थे वो अलग हो चुके हैं। जो 20, 21, 22, 23 लोग भी कोर ग्रुप में, उसमें कोई नया नहीं जुड़ा, बल्कि काफी लोग इससे अलग हो गए। जहां तक बात यह कि अगर अन्ना जी ये कहते कि नहीं, मैं एक राजनीतिक विकल्प दूंगा, मैं सक्रिय होऊंगा और मैं देश की जनता का नेतृत्व करूंगा, तो ये जो कुछ समर्थन है, लोगों के जनक्रोश का समर्थन है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार से नीचे से ऊपर तक परेशान है। ये नहीं कि केवल केंद्र में कांग्रेस यूपी की सरकार की भ्रष्टाचार, आज आरटीओ ऑफिस का भ्रष्टाचार हो, डीएसओ डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर का भ्रष्टाचार हो, लोकपाल का विधवा पेंशन का भर्ष्टाचार हो, आज हर जगह पे जिस तरह से लोग आंदोलन में बड़ा फायदा मिला और लोगों को और सोशल से बाहर रहकर जब अन्ना खुद की ये सोच क्या और नहीं, वास्तविकता ये है कि महात्मा गांधी ने किया था, परंतु जैसे कांग्रेस पार्टी पावर में आई, सबसे दुखी महात्मा गांधी थे। उनको प्यारेलाल ने उनका लास्ट विल एंड टेस्टामेंट जो कहा है, उसमें उन्होंने पूरा उसका उल्लेख किया है और यहां तक गांधी जी कह दिया कि कांग्रेस को वाइंड अप करो और 2 पार्टी बनाओ। जी, जयप्रकाश नारायण भी इसी प्रकार से दुखी थे जनता पार्टी सरकार से, और जो झगड़ाई चल रही थी उनसे बहुत दुखी थे। और उनके आखिरी जो शब्द थे वो मेरे सामने, उन्होंने कहा कि मेरी बाग उजड़ गई है। जी, और मुझसे उन्होंने खास तौर पर यह कहा था। और मैं ये कहता हूं कि ये कभी संचालन ऐसे हो नहीं सकती अंदर रहे बिना। और मैं कहता हूं कि दूसरी बात है कि जयप्रकाश नारायण हो, महात्मा गांधी हो, उन्होंने पोलिंग बूथ तक संगठन बनाने के लिए प्रयास की थी और जयप्रकाश ने तो जो संगठन थे उनका फायदा उठाया। जी, और क्योंकि आरएसएस का उत्तर भारत में इतनी अच्छी मजबूत संगठन थी, इसलिए जनता पार्टी की कामयाबी न उत्तर भारत में हुआ, परंतु दक्षिण में जहां नहीं था वहां कामयाबी। तो तमाम इतिहास में भी ऐसा है और इसके बल पर भी हम कुछ निर्धारण कर सकते हैं। जाहिर सी बात है टीम अन्ना इससे भी सबक ले सकती है। मयंक जी, वाकई में सिर्फ राजनीतिक दल खड़ा कर पाए, चला पाए उसको, और अन्ना हजारे उससे बाहर रहे। क्या ये सिस्टम आप लोगों के लिए मान्य होगा? क्या ये आपके लिए वाकई में सही होगा? मुझे लग रहा है कि अन्ना जी इसके ऊपर पूरा ध्यान रखें एज ए लीडर, और डे टू डे के इश्यूज जो है इसके अंदर शायद वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। वो ओवरऑल पूरा मॉनिटरिंग करें कि जिस प्रकार का मार्गदर्शन करे, जिस प्रकार का राइट तरीके से, और रोके, अगर कहीं पे गलत हो तो कान पकड़े, कहीं पे वो करे। मुझे लग रहा है कि इस प्रकार का एक रोल प्ले करें अन्ना जी, तो ये पूरे देश के लिए और पूरी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जो भी राजनीतिक व्यवस्था हो उसके लिए बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने ठीक सोचा हुआ है। लेकिन मयंक जी, एक बड़ा सवाल जो कि अभी जगदम्बिका पाल जी भी उठा रहे थे और सुब्रमण्यम स्वामी जी भी उठा रहे थे, संगठन कैसे बनाएंगे आप लोग? कहां तक पहुंचेंगे आप वोटर की मानसिकता को समझने के लिए? पोलिंग बूथ पर आप कैसे जाएंगे? 1.5 साल का वक्त, कैसे करेंगे ये सब? उनकी बात में सच्चाई है कि बहुत बड़ी चैलेंज है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का समर्थन मिला है, जिस प्रकार के हमारे पास नंबर्स हैं, ये सब अपने आप आए हुए हैं, ये खरीदे हुए लोग नहीं है। तो इसको अगर जल्दी से ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दें इंटरनेट का और कोई प्रोग्राम्स बना के, तो मुझे लग रहा है कि लोगों तक पहुंचे और उनको ऑर्गेनाइज करने का मुश्किल भी नहीं है। लेकिन एक चैलेंज तो है, एक चुनौती तो है, इसको हम मानते हैं। जी, जगदम्बिका जी, एक छोटा सा जवाब इस सवाल का, क्या आपको लगता है कि टीम अन्ना का यह फैसला राजनीति के अखाड़े में कूदने का, एक ऑल्टरनेटिव, एक राजनीतिक विकल्प देने का वाकई में एक सपना है जो हकीकत पर शायद टूट जाए? छोटा सा जवाब, वक्त बहुत कम है हमारे पास।
नहीं, मैं समझता हूं कि व्यवहारिक में जब उतरेंगे तो अभी जो बात है वो सपना ही साबित होगी, क्योंकि जो अभी एसएमएस की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, वो 105 करोड़ में शायद 5 करोड़ लोगों के पास भी नहीं है। तो ये बात बिल्कुल आपने सही कहा है कि 105 करोड़ लोगों तक पहुंचना, इस देश की जनता तक, हम लोग एक लोकसभा 5 साल में नहीं घूम पाते हैं, और 543 लोकसभा में तैयार करना, उनका संगठन बनाना और उन्हें चुनाव के लिए, ये इतना कठिन है कि ये सपना सपना ही रहेगा। जी शिवरन स्वामी जी, आपकी छोटी टिप्पणी से पहले कि हम अपनी इस चर्चा को खत्म करें। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, और पोलिंग बूथ में जो लोग बैठे होंगे वो पक्के लोग होने चाहिए, नहीं तो दूसरे पार्टी उनको खरीद लेंगे। और पोलिंग बूथ में आपने जो ऐसे लोग होने चाहिए जो वोटर को पहचान सकता है कि हमारे एरिया का वैसे कौन मर गया, कौन जिंदा है, कौन आ सकता, कौन नहीं आ सकता, ये सारी जानकारी रखकर वो फाइल यानी वोटर रोल को बैठ के पार्टी के लोग बैठे रहते हैं। इनके पास पार्टी के लोग नहीं, आम जनता इसके तैयार नहीं हो सकती है। इसीलिए महर्षि महेश योगी भी विफल रहे, डॉक्टर अंबेडकर 3 बार लोकसभा लड़े, तीनों बार उनकी जमानत गई थी क्योंकि उनके पास उस प्रकार की संगठन नहीं थी। बिल्कुल बैंक जी, एक छोटा सा जवाब इस सवाल का, क्या आज जब आप राजनीतिक दल बनाने की घोषणा कर चुके हैं, कहीं ना कहीं मन में ये बात तो नहीं उठती कि बेहतर होता कि आप एक सामाजिक आंदोलन ही चलाते रहते, राजनीतिक दल की बात नहीं करते? नहीं, हम सामाजिक कार्यकर्ता ही हैं और एक आंदोलन करने वाले लोग हैं, लेकिन जब कोई पर्याय नहीं रहा, जैसे अरविंद जी कहते हैं हमारा काम नहीं है कि उसको हंगामा करें, हम तो कुछ बदलना चाहते हैं, तो बदलने के लिए फिर जो करना पड़ेगा, और अगर राजनीति में उतरना है तो फिर हम उसको एक चैलेंज मानते हैं, क्योंकि इस देश की जनता काफी हमारे पीछे है, और अगर इसको हम ठीक से ऑर्गेनाइज कर सके, और मुझे लग रहा है कि इम्पॉसिबल नहीं है, ये हो सकता है, तो जो आंदोलन हम बाहर कर रहे थे अब वो अंदर जाके आंदोलन करने की पूरी तैयारी है। एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं, जो स्टेटस को है, जैसा है वैसी स्थिति, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, स्टेटस को तो बदलना ही पड़ेगा। बिल्कुल मयंक जी, हमारी शुभकामनाएं, कम से कम हम ये कह सकते हैं हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि सिस्टम को बदलने की कोशिश हर कोई करना चाहता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, और अगर आप सिस्टम के अंदर जाकर उसको बदलने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है इससे बेहतर कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।